श्रीकांत और आप देख रहे हैं आर्यावर्त समाचार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस सेंसेशन से मैं बात करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ वो सेंसेशन कोई और नहीं है, नालंदा जिला के हैं, परवलपुर के रहने वाले हैं और आज जो है मॉडलिंग की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है ऋषभ कश्यप। ऋषभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं बता दूं कि ऋषभ छोटे से गांव से हैं, परवलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, नालंदा जिले के रहने वाले हैं। तमाम चीज़ें हैं, स्ट्रगल्स का अपना इनका एक जर्नी रहा है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे ऋषभ से। पहले तो नालंदा रत्न की जो उपाधि आपको दी गई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। कल ही डीएम योगेंद्र सर ने आपको नालंदा रत्न से नवाजा है। तो तमाम चीज़ें हैं। मैं एक स्टूडेंट्स आप रहे, डीएवी से आपने पढ़ाई की, तमाम चीज़ें रहीं। उमूमन जो करियर का जो प्रोस्पेक्ट्स होता है किसी भी यूथ का, या तो आईएएस, आईपीएस, इंजीनियरिंग, ये मॉडलिंग जैसे सेक्टर में जहाँ पर एक छोटे से गांव से उठ करके मुंबई महानगरी तक जाना और जो माया नगरी कहा जाता है वहाँ तक का आपने सफ़र तय किया है। तो पहले मैं उस पर जानना चाहूँगा कि कैसे और कौन सा ऐसा मोड़ आया कि फिर आपको लगा कि ये मॉडलिंग ही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। और सबसे पहले आर्यावर्त समाचार के जितने भी दर्शक हैं उनको नए साल की शुभकामनाएं। और मैं बताता हूँ, जब मैं क्लास 10 पास किया तो उसके बाद मेरा कॉमर्स था स्ट्रीम। उसके बाद मैं बोकारो गया, वहाँ से +2 किया। +2 करने के बाद फिर मैं दिल्ली गया था। दिल्ली में मैं पढ़ाई कर रहा था, फ्रेंच लैंग्वेज में डिप्लोमा कर रहा था। उसी बीच मुझे वहाँ पे ब्रेक मिली, एक जैसे कॉलेजेस में फैशन फेस्ट टाइप का होता है, उसी बीच मुझे वहाँ पे ब्रेक मिला था। और सबसे पहले मुझे CRRs वालों ने सिलेक्ट किया था, बट उस टाइम मैं तैयार नहीं था क्योंकि मेरा तो कैरियर था फ्रेंच लैंग्वेज था। मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना था, जॉब करना था, क्योंकि मेरा भाई भी रशिया में रहता है। सो मैं भी सोचता था मैं भी विदेश जाके अपना जॉब वगैरह करूँ। सो उसके बाद हुआ क्या चीज़ की, जब फैशन फेस्ट में जब मैं वॉक वगैरह किया, मेरे दोस्तों ने कहा कि वॉक करना चाहिए आपको, आप लंबा भी था मैं। आई थिंक मेरा उम्र कम था, मेरी लंबाई बढ़ती जा रही थी। सो इस टाइम में फैशन फेस्ट में पार्टिसिपेट किया, CRRs वालों ने सिलेक्ट भी किया। CRRs वालों ने, उनका शूट भी मैं करता था। उसी बीच उन लोगों ने ही बताया क्या जी कि एक मिस्टर इंडिया का फॉर्म निकला हुआ, तो जो हम लोग के बैचमेट थे उस टाइम CRRs के साथ, उन लोगों ने, सब लोगों ने भरा। तो आई थिंक मॉर्निंग में हम लोगों ने ऐसी मजा, मतलब जस्ट लगा कि चलो चलते हैं, देखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है वहाँ। बस एक की तरफ कि एक्सपीरियंस लेते हैं क्या होता है। उस दिन कॉलेज भी बंद थी। सो हम लोग मॉर्निंग में 9 बजे गए। आज भी हमको याद है, हम ब्रेड आमलेट खा के गए थे उस दिन। और सो गए, फिर जाने के बाद देखा क्या चीज़ की मंडी हाउस दिल्ली में ये ऑडिशन हो रही थी। तो देखा क्या चीज़ बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है। उसी भीड़ में हम लोग भी खड़ा हो गए एंड ऑल। फिर बहुत देर तक लगभग मेरा 4 बजे आया ऑडिशन का टाइम। सो फिर हम लोगों ने ऑडिशंस दिए। ऑडिशन देने के बाद उस टाइम लगभग ऑल ओवर इंडिया से ऑडिशन चल रहे थे। तो उसके 2 दिन बाद रिजल्ट आया कि आपका टॉप 20,000 में हो चुका है। तो फिर ऐसे ऐसे करके 20,000 से 10,000 में गए, 10,000 से 5,000 में गए, 5,000 से 2,000 में गए थे, फिर 2,000 से 800 में गए, 800 से 100 में गए, और 100 के बाद फिर हम लोग टॉप 10 में गए। जब मैं टॉप 10 में गया, तो जब मैं टॉप 100 में था तो लोग धीरे धीरे जान रहे थे। धीरे धीरे मैं फेसबुक पे पोस्ट करते रहता था, लोग जान रहे, कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते थे। सो मैं उसको सीरियसली लेता था, उस टाइम सीरियसली लेने लगा था। धीरे धीरे लग रहा था कि मतलब कि जब कोई दूसरा कोई कांग्रेस बोलता था तो अंदर से खुशी भी मिलता है। सो उसके बाद हुआ क्या चीज़ की, जब टॉप 10 में गए तो पेपर्स वगैरह में भी मीडिया कवरेज भी मिला। सो मीडिया कवरेज मिलने के बाद हुआ क्या चीज़ की, लोग बहुत ज़्यादा, मतलब खासकर मेरे गांव के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि क्या होगा उसमें। मिस्टर इंडिया 29 मार्च 2019 को था। और हुआ क्या चीज़ की, सब लोग ऑल द बेस्ट एंड ऑल किए, तो मेरे ऊपर प्रेशर भी आ गया। 2018 तक तो ऋषभ कहीं था नहीं, कहीं नहीं था। अब वो 2018 का मैं बात बताता हूँ। मैं लास्ट ईयर, मतलब कि मैं बताता हूँ 2018 का एक शो होता है यहाँ जहाज शरीफ में, उस शो का नाम नहीं होगा, बट शो होता है। मैं उस शो में देखने के लिए शो पर गया था, लेकिन मेरे पास पास नहीं थी। उस शो से मुझे भगा दिया गया। हाँ, सो एज ए स्टूडेंट गया था, बोला नहीं एंट्री नहीं मिलेगा, पास होगा तभी होगा। दिल में लग गया होगा। हाँ, और फिर वही उसी शो को 2019 में मैं जज किया। वाह।
उसी शो को मैं 2019 में फिर जज किया था। तो आपने बताया नहीं कि आपने निकाला था यार मैं तेरे शो में जज हाँ, मैं ये चीज़ उनको बताया भी था, उन्होंने उसके लिए सॉरी भी बोला था, बट मैं उस टाइम कुछ था नहीं, तो ऐसा कुछ दिल पे ऐसा नहीं हुआ। फिर लगा कि चलो करते हैं। फिर धीरे धीरे मैं मिस्टर इंडिया पॉपुलर भी जीता, जिसमें आप लोग सब नालंदा वासियों ने सब लोगों ने वोट वगैरह भी दिया था, और वोट्स वगैरह देने के बाद मैंने 5500 वोट से लीड करके ये जीता था मिस्टर इंडिया पॉपुलर का टाइटल। उसके बाद हुआ क्या चीज़ कि मेरे पास 20 दिन तक काम ही नहीं था। मुझे तो शुरू में लगा कि मैं बन गया हूँ, मेरे पास काम तो खुद आ जाएंगे, लेकिन 20 दिन तक काम ही नहीं था। 20 दिन के बाद फिर मैं निकला कि चलो देखते हैं, 2-3 कंपनी में जाके देखते हैं काम देगा नहीं देगा ना। गए, कहीं पे काम नहीं मिल रहा था, बोल रहा था प्रोफाइल है ही नहीं, खाली जीत के आ गए और क्योंकि इस लाइन में राजनीति भी होती है, लिंक का भी बहुत बड़ा खेल होता है, जैक बैक पूरा। हाँ, बहुत ज़्यादा होता है। सो उसी बीच मुझे डिजाइनर विपिन अग्रवाल थे, उन्होंने मुझे एक दिन कॉल किया। ऐसे मैंने इंस्टा पे पिन किया था उनको, तो उन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया। उन्होंने बताया कहती कि एक गोवा में फैशन वीक हो रहा है, जो आप करोगे? तो मैं भी बोला हाँ मैं करूँगा। तो उस टाइम मैंने कुछ पैसे दे करके मैंने उसको इस फैशन वीक को लिया था। तो सबसे पहले मैं गोवा फैशन वीक गया एज ए शो स्टॉपर। सबसे बड़ा चीज़ है फैशन वीक में शो स्टॉपर का बहुत महत्व होता है। सो एज ए शो स्टॉपर में ही वॉक किया था। और उसके बाद उन्होंने मेरे उनको नेचर इतना अच्छा लगा, इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो गया उनके साथ कि मैं अभी तक उनके अलावा कोई डिजाइनर के लिए वॉक ही नहीं किया हूँ, और उनके लिए मैं 90 फैशन वीक को कर लिया हूँ। और धीरे धीरे फिर मैं मिस्टर उत्तर प्रदेश का फॉर्म भरा। जब मैं मिस्टर उत्तर प्रदेश में ग्रूमिंग करने के लिए गया था, तो मिस्टर उत्तर प्रदेश वाले ऑर्गेनाइजर ने बोला था कि यार तुम तो मिस्टर इंडिया हो, तुम ग्रूमिंग क्यों करोगे? लेकिन मैं ये बताता हूँ कि मॉडल्स के लिए ग्रूमिंग कहीं पे भी ग्रूमिंग मिलती रहे उसे लेना चाहिए, क्योंकि हर एक जगह एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ अलग होता है। सो फिर से मिस्टर यूपी का ग्रूमिंग किया, फिर मैं मिस्टर यूपी भी जीत गया। मिस्टर यूपी जीतने के बाद बहुत सारे शोज मिलने लगे, बहुत जगह जयपुर, बरेली, हरिद्वार, बहुत जगह शो भी किया। फिर मैं सबसे पहले प्रिंस नरूला जी जो हैं, प्रिंस भैया, अभी हम लोग भैया बोलते हैं उनको, क्योंकि मुंबई में रहते हैं तो अपनी मुलाकात होती है। सो उनके साथ भी वॉक किया। फिर प्रिंस वैगेज के बाद फिर मैंने करण कुंदा के साथ वॉक किया था, फिर प्रियांक भैया के साथ वॉक किया था। तो इन लोगों के साथ वॉक करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे यही सब चीज़ फेम में बदलते चला गया। लेकिन प्रियांक भैया से एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने एक ही चीज़ बताया। मैं उनसे पूछा था कि फेम को आप लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला था कि अगर फेम को टेंशन में लेके चलोगे कि यार फेम है, हमको बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे चलना चाहिए, तो वो फेम ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। इसके सबसे अच्छा चीज़ है पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और फेम को एंजॉय में लो, लोगों से मिलो, लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी जो लोग इंटरेक्ट होंगे ना, अभी जो लोग आपके टच में आएंगे, वही लोग आपके, जब आपका कैरियर में कुछ आएगा, कैरियर में जब डाउनफॉल होगा, तो यही लोग आपको सपोर्ट करके कैरियर को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आप देखते होंगे कि एक सलमान खान या शाहरुख खान इन्हीं का भी मूवी निकलता है, तो या तो वो कितना भी खराब मूवी रहे या कुछ भी रहे, लेकिन उनका एक फैन बेस होता है, वो जरूर जाता है देखने। वही फैन बेस होता है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है शुरू से, तो इसलिए बोला जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने ऊपर बिलीव रखे हुए थे कि एक ना एक दिन कुछ ना कुछ तो होगा ही। सो हम किए और बिलीव, एक इंसान को सबसे बड़ी चीज़ है क्या चाहिए कि उसका जो मन करता है वो करना चाहिए। हाँ, अब तो गांव का छोरा जो है मुंबई में धमाल मचा रहा है, तो अब तो ये हेडिंग होने लगी है सभी अखबारों की। तो ये जो गांव का छोरा मुंबई में धमाल मचा रहा है, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा, फैमिली वाले? हाँ। क्योंकि बिहार में अभी भी ये है कि भाई मॉडलिंग में तो कोई कल्चर है नहीं, कोई करियर है नहीं, फिर कैसे क्या रिएक्शन रहा अपने पेरेंट्स का? मैं बताता हूँ कि जब मैं 12th दे दिया था, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे ही फैमिली वालों ने बोला था कि एक भाई रशिया में है, इसे परवलपुर ही रख लो, जो अपना बिजनेस, हाँ बिजनेस वगैरह जो है वो अपना संभालेगा। लेकिन डैड ने मुझे यही बोला था कि जैसे हम लोग ताकते रहते हैं कि अब आएगा कस्टमर, अब आएगा कस्टमर, ऐसे इसका लाइफ थोड़ी होने लगी। सो उसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब दुकानदार बनाने के चक्कर में थे आपके घर वाले? हाँ, घर वाले मतलब फैमिली कुछ। और मेरे जो परवलपुर के घर वाले थे वो बिल्कुल नहीं थे। इंतजार तो अभी भी करते होंगे पापा? नहीं, ग्राहक की जगह कब मेरा मॉडल बेटा आएगा? हाँ, अब ये करते हैं। सो उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मुझे आई थिंक मैं जब पहला शूट कर रहा था उस टाइम से उन्होंने अभी तक मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, इतना ज़्यादा। और मेरे हिसाब से इस इंडस्ट्री में अगर फैमिली सपोर्ट रहेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं।
अब तो मीडिया की भी कवरेज है, मीडिया फेम होने लगे, अब मीडिया वाले आपको तवज्जो देने लगे। अब जो है आप किस तरीके से लोगों से मिलते जुलते हैं, क्या क्या कुछ बदल गया 2018 से 2021 के बीच में? उस बीच में अभी फिलहाल ये होता है क्या चीज़ कि मैं लोगों से तो मिलता ही हूँ, लेकिन होता है क्या चीज़ कि पहले था क्या चीज़ कि मैं थोड़ा सा इधर उधर घूम लेता था एंड और सब जगह घूम लेता था, और अब है क्या चीज़ कि थोड़ा सा घूमने से थोड़ा सा ये पता नहीं कौन आकर सेल्फी ले ले। हाँ, मतलब कि ये होता है ना क्या चीज़ कि थोड़ा सा हो जाता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड, लेकिन मिलते हैं तो ऐसे एकदम मतलब ब्रो टाइप में बात करते हैं उनसे एंड ऑल, और बाकी बहुत लोग जुड़े हैं एंड इसी वजह से मेरे साथ अभी 2000 से ऊपर मॉडल्स काम भी कर रहे हैं, जिनको मैं प्लेटफॉर्म बहुत सारा दिया हूँ, और बहुत लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक बात बताता हूँ, एक अमरकांत खुराना था, वो लास्ट ईयर एक शो किया था, इसमें उसने सबटाइटल भी नहीं जीता था। उसके बाद वो मुझसे जुड़ा, उसके बाद उन्होंने अमेजोन स्वीट्स किया। अब बीच में कोविड-19 आ गया, उसका तो हम लोग जुड़ते नहीं है, और अमेजोन स्वीट्स करने के बाद गेस्ट ऑफ ऑनर बहुत सारे शोज में भी रहे हैं, और अभी रिसेंटली शाइनिंग आइकन ऑफ इंडिया का अवार्ड भी जीते हैं, और रिसेंटली एक मिस्टर यूनिवर्सल करके एक पेजेंट था दिल्ली में, जिसमें हिमांशी खुराना ने जज किया था, वो शो का विजेता भी बहुत से लोग के आया है, नालंदा का ही है। एक बात है, कोरोना का रोना आपने भी रोया क्या? कोरोना तो मैं अच्छा पर्सनली अगर बोलिएगा तो मैं एक चीज़ खोया था, बहुत बड़ा चीज़ खोया था, फैमिली में एक मेंबर को मैंने खो दिया था, और आज भी कहीं पे भी जाता हूँ तो सब कुछ होता है, सब कुछ है आज मेरे पास, खाली एक इसका थोड़ा सा दुख होता है कि ये भी रहते तो कुछ और हमारे फैमिली का भी अलग क्रेज होता, मतलब कि थोड़ा सा आज पेपर्स वगैरह देखते तो थोड़ा सा और ज़्यादा खुशी होता है सबको। सो कोरोना में तो मैंने भी एक चीज़ बहुत खोया है, ऐसे प्रोफेशनली मैंने कुछ नहीं किया, प्रोफेशनली मैं नहीं कुछ खोया हूँ, बस ये हुआ है कि जो मेरा सीरियल का शूट्स होने वाला था वो डिले हो गया, हाँ वो डिले हो गया, और मैं कोरोना टाइम में भी बहुत सारे शोज ऑनलाइन हो रहे थे, तो मैंने लगभग उस टाइम भी लगभग 5 या 6 शो को जज भी किया था ऑनलाइन करके। अब आगे क्या? अब आगे अभी रिसेंटली वो 15 के बाद मैं अभी 9 तारीख को मेरा एक प्रोग्राम है गया में, ये विश्व मोहरी प्रतिभा मंच का एक प्रोग्राम है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से जो सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग एंड ऑल सारे लोग आ रहे हैं, उसमें बतौर मुख्य अतिथि जा रहा हूँ, और हाँ बधाई है उसके लिए, तो आप जज भी करते हैं, तमाम चीज़ें हैं। सो उसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद मैं सोचा हूँ 15 के बाद मुंबई जाने के लिए सोच रहा था, बट अभी मैं एल्बम शूट करूँगा, एल्बम शूट मैं 2 तारीख से डेट रखा हूँ, एल्बम शूट भी करता हूँ, और एक कंपनी, एक आउटसाइडर हीरो करके एक कंपनी खोला था, मतलब कि एक यूट्यूब चैनल खोला था आउटसाइडर हीरो, सुशांत सिंह राजपूत के ही उसी टाइम जब वो डेट किए थे उसी टाइम दिमाग में आया था कि ये भी आउटसाइडर था, सो आउटसाइडर हीरो नाम का एक चैनल खोला हूँ, और उसमें अभी 3 गाना आए हैं, एक पापा है सॉन्ग आया था, उसका 130 के व्यू गया है। अब आपने गाया? नहीं, अब मैंने गाया नहीं, हम लोगों ने उसमें पार्टी मतलब कि एज ए कवर सॉन्ग था, इसमें हम लोग एज ए आर्टिस्ट वर्क किए खुद, मतलब खुद के ही कंपनी खोल। वो एक लाइन सुनाना चाहेंगे? कौन सा है? पापा है, ये एक्चुअली मैं गाना गाता नहीं हूँ, लेकिन इसके बाद मैंने कर हर मैदान फतेह का कवर सॉन्ग किया था, जिसमें मेरा गाना था, उसका एक दिन में 20 के व्यू गया था। तो आपने गाया था? नहीं, गाया मैं नहीं था, उसमें एज ए आर्टिस्ट रोल निभाया। अच्छा, हाँ, एज ए मॉडल था। तो अब बिहार शिफ्ट के लिए जो है नालंदा, तो आपका कर्ज हो गया ना, तो मिट्टी को वापस करना है जो आपने लिया है। हाँ। तो बिहार शिफ्ट के लोगों के लिए और युवाओं के लिए क्या संदेश है आपके? मैं सबसे पहले युवाओं को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप जब भी 12 पास करते हो, अपना एम चुनते हो, तो कम से कम दूसरा कोई क्या बोलता है उसके हिसाब से मत चुनो, तुम्हारा दिल क्या कहता है, तुम पॉसिबल हो इस चीज़ के लिए। लेकिन अब मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, उसको अब इंजीनियर बनना है, इसके डैड बोल रहे हैं डॉक्टर बन जाओ, या फैमिली वाले बोल रहे हैं डॉक्टर बन जाओ, वो चला गया, कोटा चला गया, अपना पढ़ा 2-4 साल हो गया, 5 साल हो गया, नहीं बना, कुछ नहीं हो पाया, फिर वही लोग आपको बोलेंगे कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आप अपना दिल का सुनोगे, आपसे पॉसिबल है कि नहीं। आप मैथ्स में कमज़ोर हो, आप मैथ ले लोगे तो गारंटी है कि आप फेल हो जाओगे। सो अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो कम से कम ये चीज़ अपने ऊपर अंदर बिलीव होना चाहिए कि आई कैन डू इट।
मैं कर सकता हूँ इसे। सो युवा लोग को यही बोलूँगा कि अपने दिल की सुनो और अपने दिल की सुनो और जो दिल कहे वो करो। मगर वो दिल की आवाज़ सही होनी। हाँ, दिल की आवाज़ सही होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से 12 के बाद हमारे पास 5 साल रहता है कि हम लोग अपना कैरियर सेटअप कर लें। अगर 5 साल में भी कैरियर सेटअप नहीं होता तो 1-8 साल बहाना करके भी सेटअप कर सकते हैं। अगर 6 साल में भी नहीं होता है तो इट्स मीन फेल्यूर है हम लोग। सिंपल सा चीज़ है, हम तो यही चीज़ जानते हैं कि अगर 6 साल तो 50 साल के बाद भी राष्ट्रपति बनने का मौका नहीं को मिला। हाँ मिलता है, बट लेकिन उस टाइम जो एम लेके हम लोग गए बाहर, उस एम को हम बिना पूरा किए हुए वापस लौट गए, तो ये गलत चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ अगर आपके माँ बाप बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं सबको बोलता हूँ कि जो आपका काम है वो मतलब कि आपका सब कुछ है। बाइक से घूमते हो, बाइक से भी घूमो, मैं मना नहीं करता हूँ, घूमो, कुछ भी करते हो करो, लेकिन जो आप करने के लिए गए हो, एक एम लेके गए हो कि हमको पढ़ाई करना है, तो इसके लिए एक अलग टाइम रख दो, पढ़ाई कर लो, उसके बाद ये सब चीज़ करो, अपने आप छूट जाएगी, ये बदमाशी अपने आप छूट जाएगी, आप पढ़ाई आगे हो जाएगी। जब पत्रकार सवाल करते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? कभी लगता है पत्रकारों से भी कुछ बात कर लें? हाँ, बिल्कुल। सो हमको कभी कभी जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं तो लगता है कि आप जैसे सवाल पूछ रहे हैं, कुछ मेरे भी मन में आता है कि मैं भी पूछूं, लेकिन नेक्स्ट लोग मौका नहीं देते, वो दागते जाते। सो आप बताइएगा तो हम क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार हैं। पूछिए। आप मुझे बताइए, जैसे आप ये कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, तो इसमें आपका किस टाइप से आपका स्टार्टिंग हुआ और क्या क्या फेस करना पड़ा? अभी यहाँ तक है तो कुछ ना कुछ आज बिहार से में आपका नाम भी है, किसी को भी बोल देता हूँ कि जा रहे हैं उनके पास, तो बोलते हैं कि हाँ जाइए, बिल्कुल जाइए। और आपके साथ इंटरव्यू करने का मतलब बढ़िया, मतलब यहाँ हम देखे हैं, हम सुने भी हैं, और पहले से हम फेसबुक से आपसे जुड़े हुए थे, आज से नहीं, आई थिंक जब हम पढ़ाई करें तो उसी टाइम से जुड़े हुए थे, आपका देखते भी थे। सो यहाँ तक पहुँचने में कुछ ना कुछ तो आपको भी बहुत चीज़ फेस करना पड़ा हो, तो थोड़ा बताइए इसके बारे में कुछ खास नहीं। 2007 में मैं दिल्ली से बिहार शरीफ आया, और 2007 में एक मेरा अपना खुद का इंस्टीट्यूट था, दिशा के नाम से, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज। वहाँ पर बच्चों को मैं ट्रेनिंग देता था। इनफैक्ट 2009 में भूटान के प्रधानमंत्री आए थे और उनका कार्यक्रम था। दैनिक जागरण में प्रशांत सर हैं, ब्यूरो चीफ है, तो उन्होंने कहा था कि चलो थोड़ा सा अंग्रेजी का सवाल होगा तो आप पूछ लेना। वही टर्निंग पॉइंट था जब हम गए वहाँ पर, हमने सवाल किया, और जब चीज़ें आई, दूसरे दिन अखबार जब खुला तो फिर देखा मैंने कि 79 के बाद बदल गया बिहार, ये हेडिंग था, और नीचे लिखा हुआ था रजनीकांत। उसी दिन से रजनीकांत बाय डिफ़ॉल्ट बोलिए चाहे जो बोलिए पत्रकारिता में आ गए, और तब से लेकर आज तक सीख रहे हैं। एडिटोरियल पेज ज़रूर पढ़ना चाहिए किसी भी पत्रकार को। एडिटोरियल पेज पढ़ें, और हर शब्दों का चयन जो होता है, भाषा पे कमांड होना चाहिए, शब्दों का चयन होना चाहिए, और हर दिन सीखना चाहिए। पत्रकारिता जो जर्नलिज्म लोग कर रहे हैं अभी के समय में, उस जर्नलिज्म से हट करके जो सीरियस जर्नलिज्म है, गंभीरता होनी चाहिए। आपके हर खबर में एक गंभीरता झलके, जिसमें सॉल्यूशन भी हो। और मैं थोड़ा पॉजिटिव जर्नलिज्म पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि जो समाज को कुछ सकारात्मक दिशा दे सके। तो मैं हर दिन पढ़ता हूँ। नॉवल मेरा दोस्त है, नॉवल से मेरा अच्छा खासा लगाव है, खास करके मुंशी प्रेमचंद जी जैसे बड़े जो लेखक हैं उनकी किताबों को पढ़ना, या अंग्रेजी की नॉवेल्स, ये तमाम चीज़ों से मेरा लगाव है। और आज भी मैं डिक्टेशन लिखता हूँ किसी भी सब्जेक्ट को उठा करके, तो लिखने की मेरी आदत है। अच्छा। तो जब मैं लिखता हूँ तो मुझे सबसे अच्छा लगता है, और जो गलती होती है उसको मैं एक बार नहीं 10 बार लिखता हूँ, और कोशिश ये करता हूँ कि जो गलतियाँ होंगी वो दोबारा ना आए। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं। तो एक पत्रकार को हमेशा ये समझना है कि आप जो काम कर रहे हैं वो समाज के लिए कर रहे हैं, और समाज पे गलत असर ना पड़े। हर दिन सीखिए, पत्रकारिता को एंजॉय कीजिए। पत्रकारिता एक जुनून हो, पैशन हो। सही बात, तो फिर मजा है। सही बात। सो एक और चीज़ बता दीजिए, जैसे आप करते होंगे तो बहुत सारा टर्निंग पॉइंट होता होगा कि थोड़ा सा राजनीति प्रेरित भी होता है, वो ऊपर से थोड़ा सा दबाव देखिए है। दबाव क्या है कि पहले जब पत्रकारिता होती थी
तो उसके जो हायर लेवल के लोग होते थे वो भी पत्रकार होते थे विश्वविद्यालय से। अब सबके मालिक जो है अधिकांश के वो बिजनेसमैन है। तो जहाँ पर व्यवसायीकरण होगा वहाँ पर आपका पत्रकारिता कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमजोर होगा। जहाँ तक पॉलिटिकल प्रेशर का सवाल है तो मैं पब्लिक के लिए लिखता हूँ। अखबार रहे ना रहे, चैनल रहे ना रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सही है वो लिखिए, पत्रकारिता कीजिए, किसी से मत डरिए, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना एक फंडा है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई निकाल सकता है, मगर जब तक मेरा इनर सेटिस्फैक्शन है और जब तक मुझे ये लगता है कि ये खबर सही है, उसी खबर को मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। हालांकि दैनिक जागरण में मैं काम कर रहा हूँ, दैनिक जागरण में ऐसा कोई दबाव नहीं है, ना संस्थान उतना प्रोफेशनल है, वो खबर को तवज्जो देती है और जो सही खबर होता है उसके लिए जागरण जो है अपने लोगों को प्रमोट भी करती है और उत्साहित भी, प्रोत्साहित भी। तो खास करके मुझे अपने अखबार में दैनिक जागरण से तो कोई शिकायत भी नहीं है, बहुत सहयोग है सभी का। चलिए बढ़िया है। तो ऋषभ, आज आप एक मॉडल भी हैं, आज पत्रकार की भूमिका में दिख रहे हैं। तो ये ऋषभ हैं, नालंदा के हैं, परवलपुर के हैं और आर्यावर्त समाचार की ओर से, पूरे जिला वासियों की ओर से और तमाम पत्रकारों की ओर से बधाई है आपको कि आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ें और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ। थैंक यू।